नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सारा आकाश के उत्तरार्ध का जो तीसरा अध्याय है उसको करेंगे। हालांकि इस तीसरे अध्याय से हम लोग 2 वीडियो पहले ही कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा भाग इसका करेंगे। इस भाग में इससे पहले की कहानी में हम ये जान चुके हैं कि प्रभा और समर जो है वो आपस में बातें करने लगे हैं और प्रभा और समर अपने आने वाले जीवन के भविष्य में आने वाले जीवन के बारे में वो सपने भी देखने लगे हैं और वो प्लान्स भी बनाने लगे हैं कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। समर को ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रभा पढ़ी लिखी तो है ही, साथ में वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो चाहती है कि समर आगे और पढ़ाई करे और बहुत अच्छी नौकरी करे ताकि वो परिवार को वो लोग दोनों मिलके संभाल सकें। साथ में वो उनके दोनों की भावनाओं में भी बहुत समानताएं हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकर वो समर को बहुत अच्छा लग रहा था। और एक दिन अचानक से उसने देखा कि समर ने देखा कि प्रभा की जो साड़ी है वो पूरी तरह से फट चुकी है। इसीलिए वो अपनी माँ से एक साड़ी मांगता है प्रभा के लिए, जिस पर घर पे बहुत बवाल होता है। भाभी तो ऐसे तो समर को या प्रभा को कुछ नहीं कहती, लेकिन अम्मा के पास जाकर उनके कान भरती है और अम्मा बहुत ही भला बुरा कहती है समर को भी और समर की पत्नी प्रभा को भी, क्योंकि उसे लगता था कि प्रभा जो है वो सब कुछ सिखा रही है। इतने दिनों तक वो बोलती नहीं थी, लेकिन अब जब वो बोलने लगी है तो वो समर को इतनी सारी बातें सिखा कर भेज रही है, जिसके कारण समर उसके साथ माँ के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। तो आगे का पाठ कुछ इस तरह से है। यह घर है या भटियार खाना, हर वक्त बस एक ही बात, कोई एक पल को शांति से नहीं बैठ सकता। खुद तो कोई यहाँ सोचता नहीं और अगर कुछ कहो तो लड़ाई हो। यानी वो घर के लिए सोच रहा है कि घर जो है एक भटियार खाना हो गया है, कबाड़ खाना हो गया है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ केवल लड़ ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो सोच रहा है उसके ऊपर भी ताने दिए जा रहे हैं। प्रभा के लिए धोती मांग ली तो ऐसा क्या बुरा किया। अभी आकर प्रभा मुझे डांट बता गई, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बाबूजी के शब्द भाले की तरह दिल को चीरते चले गए। यानी वो कह रहा है, वो सोच रहा है कि अपने आप में बातें कर रहा है कि प्रभा ने जो भी कहा वो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तो मुझे कह ही सकती है, लेकिन पिताजी की बातें जो है वो भाले की तरह मेरे दिल को चुभ गई थी। किसी को चैन से खाने दो तभी खाए गए। या उस दिन किरण ने अपने सास के प्रति अवज्ञा दिखाई थी तो मुझे बुरा लगा था, आज लगा उसने बिल्कुल ठीक किया था। यानी इससे पहले वाले दिन जब वो दिवाकर के घर गया था तो दिवाकर की पत्नी किरण जो है उसकी माँ को ताने दे रही थी और दिवाकर उसका साथ दे रहा था। तब समर को बहुत खराब लग रहा था, लेकिन आज वो सोचने लगा कि नहीं, जो प्रभा ने जो किरण ने किया वो ठीक ही किया, क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं। लेकिन यह नहीं कि वे तो उनकी प्यारी बहू के लिए है। उनका पति कमाता जो है तभी सारे दिन बच्चों के लिए घूमना और राज करना। घर भर को एक नौकरानी मिल गई है, सो जानवरों की तरह काम लिया करे। यानी क्योंकि वो कमाता नहीं था इसीलिए उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा था। ना उसके खाने की बात सोचो, ना पीने की। जब मन हो तो डांट फटकार लो, बेचारी निकम्मे पति की पत्नी जो है। यानी मैं कुछ नहीं करता हूँ, निकम्मे पति की पत्नी है, इसीलिए जब मन चाहे तब डांट लो, फटकार लो। क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, इसका घर के लोगों को ज़रा भी ध्यान नहीं है। सड़क पर तो आ गया लेकिन खड़ा सोचता रहा। यानी वो घर से निकल गया और सोचने लगा, यदि ही नहीं
याद ही नहीं आया कि निकला कहाँ जाने के लिए था। हाँ, यानी वो इतना ज़्यादा अन्यमनस्क हुआ था कि उसे समझ में नहीं रहा था किस काम के लिए वो घर से निकला है। हाँ, इतना ध्यान था जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई देख ना ले, यानी कि उसे लग रहा था कि ऐसी जगह वो जाना चाहता है जहाँ उसे कोई देख ना ले। बड़ी देर माथे को उंगली से ठोक ठोक कर याद करता रहा, यानी माथे पर उंगलियों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके वो ठोक रहा था और सोच रहा था कि मुझे कहाँ जाना है और किस लिए जाना है, ये क्या हो गया है मेरे दिमाग को। यानी वो अपने दिमाग के बारे में सोचने लगा कि क्या हो गया है मेरे दिमाग को कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऊंची बिल्डिंग में दूर से 2000 आदमियों की भीड़ और मेले जैसा कोलाहल सुनाई दे रहा था। यानी वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ओर बढ़ा, उसकी बिल्डिंग के बहुत दूर से ही उसे 2000 लोगों की भीड़ वहाँ नजर आई और वहाँ पर कोलाहल, यानी वहाँ पर बहुत शोर हो रहा था। बिल्डिंग की सारी गैलरियाँ और दरवाजे भरे हुए थे, आसपास का सारा कंपाउंड आदमियों से ठूसा हुआ था। लोग मेहंदी लॉन कैरियाँ सब चढ़े हुए थे, यानी जहाँ पर जिनको जो जहाँ चढ़ पाता था वो चढ़ रहा था। बाहर की बाउंडिंग वाली दीवार पर पंजों के बल दोहरी लाइन लगाए खड़े थे, एक दूसरे के कंधों का सहारा लिए भीतर झांकने की कोशिश कर रहे थे। सबकी निगाहें इमारत की तरफ थी, देखते कि अंदाज होता था कि या तो यहाँ कोई बड़ा नेता आया होगा और इस विषय पर भाषण दे रहा होगा कि देश की हालत किस तरह दिन ब दिन सुधरती चली जा रही है। यानी वो सोच रहा था कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि कोई नेता आया हुआ है और नेता कुछ बात कर रहा है। फिर सोचा कहीं यहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, आग लग गई हो या किसी का खून कर दिया हो। लेकिन चौराहे वाली सिपाही शांत और निर्विघ्न भाव से ट्रैफिक को हाथ दे रहा है। यानी जब वो थोड़ा और पास गया, देखा कि वहाँ पुलिस वाले भी अपना काम बहुत ही शांति से कर रहे थे। इसका मतलब वहाँ कोई खून भी नहीं हुआ था और कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। भीड़ में गहरे ना जाने कितने जा सकने के कारण साइकिल वाले लोग साइकिलों की टीके सड़क पर खड़े ही भीड़ के समाचार जानने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा ही हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा। कहिए स्वयं सेवक जी, यानी जहाँ वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कहिए स्वयं सेवक जी, यानी वॉलेंटियर जी। चौंक कर पीछे मुड़ा, तभी सुना, माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई। बनियान झलकता मलिन मलमल का कुर्ता पजामा और रूखे बालों के पीछे की ओर काढ़े गोरे से एक सज्जन थे। यानी अचानक से उसने देखा कि वहाँ पर एक गोरे से सज्जन, बहुत अच्छे उसने कपड़े पहने हुए थे। अपने पतले चेहरे पर क्षमा की एक मुस्कुराहट लाकर बोले, मैंने आपको देखकर कोई और समझा था। मैं भी मुस्कुरा पड़ा। कोई बात नहीं। फिर पूछा, आपको पता है यह आज यहाँ क्या हो रहा है? यानी यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, इतने लोग यहाँ पर क्यों जमा है? नामालूम क्यों उस व्यक्ति का चेहरा मुझे कुछ आकर्षित लगा। आज यहाँ शायद मजदूरों का या क्लर्कों की भर्ती है। इस बार पास खड़ा 3 का काला सा नोटिस बोर्ड ध्यान से देखते हुए उन्होंने बताया। यानी वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड थी, उस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था यहाँ पर मजदूरों की भर्ती होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। मैं भी झुक कर देखने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों नौकरियों के नाम लिखे थे। प्राय सभी के आगे चौक से क्रॉस के चिन्ह लगे थे। बढ़ई के आगे लिखा था 10 बढ़ई, मजदूर के आगे लिखा था 50 मजदूर और क्लर्क के आगे लिखा था 3 क्लर्क। यानी इतनी पोस्ट वहाँ पर खाली थे। अर्थात आश्चर्य से मेरा मुंह खुल गया। 63 आदमियों की ज़रूरत है और 3000 आदमियों की भीड़ यहाँ जमा है। दिल कैसे चमक गया और थोड़ी देर तमाशा देख कर मैं सिर लटकाए घर लौट आया। नहीं, अतः भीड़ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। दिवाकर ठीक कहता था, अच्छी डिग्री जब तक ना हो तब तक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। यहाँ मैं
मैं क्या करूं, यानी दिवाकर ने कहा था कि अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, डिग्री अच्छी नहीं होगी तो बहुत अच्छी नौकरी तुम्हें मिल नहीं सकती है। इस डिग्री में तुम्हें 150 रुपये की ही नौकरी मिल सकती है। इन 1000 लोगों में कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा, कोई भतीजा, पहले उनके नाम जाएंगे या मेरा। या थोड़ी देर चुप साथ साथ लौटते हुए कड़वाहट से उन साहब ने कहा, दिन रात गला फाड़कर चीखने वाले इन नेताओं को शर्म भी तो नहीं आती। अपने वनमानुसों जैसे मुंह से गंभीर बना बना कर कहेंगे कि अब हम स्वतंत्र हैं। यानी वो देश के बारे में कहने लगा। देश के नव निर्माण के लिए हमें अच्छे से अच्छे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मशीन चलाने वाले लोग चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने बगलों कोठियों की कैरियाँ हरी भरी रखने की माली चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ये चाहिए वह चाहिए, चाहिए तुम्हें पत्थर। यानी वो खड़े होकर मतलब ताने देने लगा हमारे देश की परिस्थिति के बारे में, देश की नेताओं के बारे में। ऐसे लोग जो हायर लेवल पे, हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो आम आदमियों को, आम जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं और उनकी परेशानियाँ उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका गुस्सा मुझे अपना घाव सहला रहा था। ठीक ही तो है, जिनकी इच्छा आगे पढ़ने की है, कुछ बनने की है, उनके पास न साधन है न सुविधा है। यानी वो अपने आप से कंपेयर करने लगा। और तुम्हें जादू के जोर से बने हुए डॉक्टर और इंजीनियर, वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सभी की ज़रूरत है। यानी सभी तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। तो आज का पाठ यहीं तक। इसके बाद वाला भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना। थैंक यू।